चौड़े कंधे, उभरा सीना, अयस भुजाएं बलशाली, बांका माथा, ऊंची गर्दन, शेर निगाहें कर पाली। सागर धरती अंबर इसमें अड़े हिमालय, मान है वर्दी और लगे कठोर पर खड़ी छिपाए, कोमल एक इंसान है वर्दी। नमस्कार, चमेली कार्यक्रम के एक नए संस्करण में मैं वर्षा दूरदर्शन यादगिरी की टीम के साथ हमारे सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चमेली एक ऐसा पुष्प जो अमूमन श्वेत रंग का होता है, लेकिन आज वह चमेली महक रही है, चमक रही है, दहक रही है। किसकी चमक से? हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के 3 रंगों की आभा से। कारण है आज के हमारे मुख्य अतिथि जिनका परिचय देने के लिए शब्दों का भंडार कम पड़ जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको छोटी सी 2 पंक्तियों के साथ परिचय देती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि का, कि कुछ अलग सी खुददारी उनके मेयार में, ये किरदारी सबके बस की बात नहीं। तो आइए दर्शकों, हम सब स्वागत करते हैं मेजर जनरल के ईश्वरन सर का। सर जय हिंद और नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन यादगिरी की ओर से, और आभार आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे निमंत्रण पर आप दूरदर्शन आए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आई एम ग्रेटफुल टू यू। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें याद किया और बुलाया इस मंच पर, ताकि हम कुछ बात कर सकें देशवासियों से। अक्सर होता यह है कि बच्चा माँ से कहता है कि माँ मुझे चांद चाहिए, और रेत के महल बनाता है। पर आपके जीवन में जितना हमने जाना है, बाल्यावस्था में आप आपके पापा को कहते थे कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, और रेत के महल बनाने की जगह आप मशीनों से, कलपुर्जों से, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सर। तो हम आपके उस बचपन की ओर चलते हैं और जानते हैं सर कि कैसे 86 में वो EME का चांद आपने छुआ। बचपन से ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इंजीनियरिंग का काफ़ी शौक़ था जी। और जैसे डैड ने मुझे वो मैकेनो सेट वगैरह लेके दिया जी, तो उसमें काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें जो है बननी थी, मशीन का, इसका, कार, स्कूटर वगैरह मैं बनाता था, एरोप्लेन वगैरह कई चीज़ें बनाता था जी। तो उसी से मेरे को काफ़ी इंजीनियरिंग का शौक़ चढ़ गया था जी। और मैं एक्चुअली साइंटिस्ट बनना चाहता था। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से ही इनोवेटिव रहा हूँ, और जो स्टैंडर्ड ड्राइंग होती है मैकेनो में, वो जो बच्चों को दिखाते हैं ना कि ये बनाओ, कभी नहीं बनाई मैंने। अच्छा। मैं अपना ही डिज़ाइन बनाता था। अच्छा। एक तो मैं कलाकार भी था, आई वॉज अ गुड आर्टिस्ट ऑल्सो इन माई चाइल्डहुड, एंड इवन इन दिस मैकेनिकल थिंग्स मैं अपने आप ही जो है अलग अलग तरह के नए नए डिज़ाइन और नए आइडिया लगाता रहता था। जी। तो वो एप्टीट्यूड ऑफ इंजीनियरिंग तो मेरे खून में थी समाओ, और कोशिश मैं यही कर रहा था कि मैं बनूंगा, और अच्छा मैंने पढ़ाई वगैरह भी किया। जी। और 11th में, हमारे उन दिनों 11th होता था 1976 में, जी। तो 11th में अच्छा एग्ज़ाम भी दिया और नंबर वगैरह भी बहुत अच्छे आए। जी। बट फॉर सम रीज़न जो है वहाँ पे, आई वॉज इन तमिलनाडु, वहाँ पे काफ़ी रिजर्वेशन वगैरह थे, उसकी वजह से तो लोकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिला। जी। एंड व्हेन आई वेंट टू अप्लाइड फॉर अदर NIT वगैरह में भी कुछ एडमिशन नहीं मिल पाया। जी। Then luckily I got admission in BITS Pilani. Okay. So then I went to BITS Pilani, I joined them also. And वहाँ पे क्लासेस वगैरह अटेंड करना शुरू किया था। बीच में ये था कि जब मेरे को कुछ गैप था इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, तो थोड़ा सा मेरे को वो एक पैट्रियोटिज्म की बड़ी भावना थी बचपन से ही ना, देश के लिए कुछ करना है, वो भी था। जी। जी। यूनिफॉर्म, बिकॉज ज़्यादातर हमारा जो लिविंग था आर्मी कैंट के आसपास ही था। अच्छा। माई फादर वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ओके। ऑल्दो ही वाज नॉट आर्मी ऑफिसर, ही वाज सिविल बट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उसकी वजह से क्या है कि जनरली हम आर्मी कंटोनमेंट में रहे हैं, जैसे मेरठ में, बरेली में, एंड ड्यूरिंग 71 वॉर के टाइम पे हम लोग काफ़ी एक्टिव थे। काफ़ी वो बरेली में था उस टाइम पे, 71 वॉर में काफ़ी गड्ढा खोदना, ये सब पिट वगैरह बनते थे, और हम लोग का वो ब्लैकआउट का ड्रिल वगैरह होता था। जी। तो वो सब काफ़ी हमारा उस टाइम पे मोटिवेशन था। एंड सिंस वी वर इन दैट आर्मी रिलेटेड स्कूल, लाइक
आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय, जी बट वहाँ पे सब कुछ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वेयर ऑफ आर्मी ऑफिसर चिल्ड्रन, एंड जनरली माहौल फौज का था। जी तो वो एक फौज का भी पैशन था। इनफैक्ट समटाइम्स आई फील आई हैड अ डाइकोटमी बिटवीन जॉइनिंग द आर्मी और द इंजीनियर, थोड़ा सा वो था। तो इधर बीच में मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, जब कॉलेज ज्वाइन करने से पहले कुछ गैप था, जी तो उसका कुछ कॉल आया नहीं। मैं एनडीए मैंने क्लियर कर दिया था, बट फाइनल रिजल्ट आया नहीं था। तो मैं बिट्स पिलानी चला गया। जी वहाँ ज्वाइन करने के बाद आई गॉट अ टेलीग्राम फ्रॉम माय डैड दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर एनडीए। ही एडवाइज्ड मी टू रिटर्न इमीडिएटली। ये आपके पापा का मैंने देखा है सर, हर माता पिता का काम होता है कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, पर आपके पापा ने कभी भी उसको डू दिस नहीं किया। आपसे हमने जितनी भी बात की, पापा एडवाइज्ड कम बैक, एडवाइज्ड डू दिस। तो ये भी एक अलग तरीका है पेरेंटिंग का कि आप सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आप अपने बच्चों को वो एडवाइस के फॉर्म में दे दो। तो वो कितना निर्णय लेने में मदद करता है सर? पिताजी ने मुझे काफ़ी बचपन से ही मेड मी रीड लॉट ऑफ बुक्स लाइक ऑफ डेल कार्नेगी व्हेन आई वाज 13 or 14 years old। उसी टाइम पे मैंने वो बुक्स पढ़ी थी, लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की, एंड बुक्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग, एंड बुक्स ऑन मेनी अदर रिलेटेड बुक्स ऑफ लाइफस्टाइल, सेल्फ मैनेजमेंट एंड लाइक सेल्फ रीडर्स इम्प्रूवमेंट की बुक्स डाइजेस्ट एंड होती ऑल। हैं। जी वो काफ़ी सारे बुक्स माय डैड हैड एंड ही हैड कोक्स मी टू रीड ऑल दैट। तो जनरली इफ आई लुक बैक नाउ, एज यू सेड, ही नेवर पुश्ड मी टूवर्ड्स एनीथिंग। ही ओनली गेव मी अ स्लाइट हिंट एंड एडवाइस। ही यूज्ड टू टेल मी कि ये प्लसेस है, ये माइनसेस है, नाउ डिसीजन तुम लो। डिसीजन तुम लो। तो मैं चेन्नई से गया था बिट्स पिलानी, जी इमेजिन अबाउट 2-2,500 किलोमीटर दूर होगा, एंड वहाँ में राजस्थान में मैं अकेला। तो अच्छा, उस वो टाइम पे पहली बार था जब आप घर से दूर अपने आप से, जो सेल्फ से बोलते हैं कि बाहर की दुनिया में कदम रखो, देखो दुनिया क्या है। आई वॉज ओनली अबाउट 17 years old। 17 साल की उम्र में मैं इतना दूर पटका हुआ था घर से, और एंड उस टाइम पे वहाँ पे दोस्त भी नए बने थे कॉलेज में। जी तो उस टाइम पे जो है आई हैड टू मेक अ डिसीजन ऑन माई ओन। तो वन थिंग विच ऑफ कोर्स एनडीए का भी मेरे को बड़ा पैशन था, एक तरफ इंजीनियरिंग था, तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो एक छोटा सा चीज़ विच एक्चुअली बहुत ही सिली है जी कि जिसने मेरे को पुश किया टुवर्ड एनडीए, कि वहाँ पे मेरे को कॉलेज के स्टूडेंट्स थोड़ा रैगिंग कर रहे थे। अच्छा वो भी रैगिंग क्या होता है, बिट्स पिला इंजीनियरिंग कॉलेज में वो मेंटल रैगिंग होती है कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे एंड ऑल दैट। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो यार एनडीए चलते हैं। तो वहाँ से पिलानी में गया, ऑल द वे डाउन आई केम डाउन टू साउथ, अलग से अपने आप ही सब कुछ अकेले किया, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के मैं आया। जी और फिर मैं जब यहाँ से, जब इन्होंने सब सामान तैयार किया हुआ था एनडीए जाने के लिए, जी तो जब एनडीए गया, एनडीए में तो रैगिंग पूछो मत। वहाँ की रैगिंग तो बिल्कुल ही इंटरनेशनल लेवल है। अच्छा तो मैं तो सोचा यार आसमान से गिरे खजूर में अटके। दैट वाज वेरी वेरी टफ ट्रेनिंग देयर ऑफ कोर्स। वो 2 पंक्तियां हैं सर कि हर कदम सामने एक दुराहा नया, राह कैसी अजब चल पड़े आज हम, और वक्त कल को करेगा खबर ये हमें, क्या सही क्या गलत कर गए आज हम। तो इसीलिए देखिए, आपके पिताजी चाहते तो आपको यहाँ पर भी हेल्प कर सकते थे, बट ही वांटेड यू टू बी स्ट्रांग एंड टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। तो आपने फिर एनडीए की तरफ आ गए सर आप, और एनडीए के बाद एनडीए में फिर कैसे आपकी जर्नी आगे चली? तो एनडीए में तो बहुत रैगिंग थी। जी इतनी रैगिंग थी कि हमारे कोर्स में से ही 30-40 लोग भाग गए वहाँ से। बहुत टफ रैगिंग है एनडीए की, रैगिंग इज़ वेरी वेरी टफ। और उसके बाद अगले बैच, हमारे बैच जो बैच में आया, जी उस बैच को उन्होंने अलग से घोरपुड़ी में रखा, क्योंकि एनडीए की उनको थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए उनको फिर सेकंड टर्म में लेके आए। तो हमारा जो बैच था एनडीए में, जी वो 2 बार जो है जूनियर मोस्ट बैच रहा। जूनियर मोस्ट बैच होने में कई प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको जो है बुली ज़्यादा किया जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि एनडीए का सबसे जूनियर मोस्ट बैच होता है, वो सवेरे सवेरे अपने 6 टर्मर्स को चाय पिलाता है, चाय का थर्मस ले आके उनको कमरे में देता है। वो एक ट्रेडिशन है। 6 टर्मर्स तो किंग होता है वहाँ पे, राजा होता है वो। अच्छा सीनियर मोस्ट होता है वो, हम जूनियर मोस्ट थे। तो मुझे इसी बात का गम है कि एनडीए मैंने 2-2 टर्म चाय पिलाई। अपने फर्स्ट टर्म में तो पिलाया ही, और सेकंड टर्म में हमारे पास कोई आया नहीं। सेकंड टर्म में फिर पिलानी पड़ी हमें, और सेकंड टर्म ऑनवर्ड स्लाइटली बेटर ऑफ। तो 4th टर्म तक आपका कोर सब्जेक्ट वाज एयरफोर्स? हाँ, तो उसमें आई वाज एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू एनडीए, व्हेन आई अप्लाइड फॉर एनडीए, आई अप्लाइड फॉर एयरफोर्स।
बट वहाँ पे एसएसबी के बाद मेडिकल में उन्होंने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको नेवी या आर्मी का चॉइस देंगे। अच्छा, तो व्हेन आई वेंट देयर आई वाज सपोज्ड टू बी ए नेवल कैडेट। ओके, तो उन्होंने बोला था कि आपको हम नेवी में ऑप्शन दे सकते हैं, जी, और लेकिन वहाँ पे 4 टर्म के बाद उन्होंने ये भी मना कर दिया कि नेवी भी नहीं है, आपको हम आर्मी में ही भेजेंगे। वायु मतलब जो एयरफोर्स के लिए कोशिश, फिर उसके बाद नेवी यानी जल, फिर आप आए थल पर। तो तीनों ही सेनाओं को छूते हुए आ गए आप तो सर। जी तो मैंने कहा ठीक है, जो ऊपर वाले ने बोला है तो उसको मंजूर कर लेते हैं। जी तो उसने अच्छा ही सोचा होगा। जी, देन 3 साल जब एनडीए के हो गए, उसके बाद 1 साल हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग होता है आर्मी का। जी, तो वो 1 साल ट्रेनिंग वहाँ देहरादून में अच्छा हुआ। उसमें भी जब एंड ऑफ टर्म में जो है चॉइस ऑफ आर्म देना होता है। अच्छा, तो चॉइस ऑफ आर्म के लिए सब लोग पूजा करते हैं, कोई हनुमान को प्रसाद चढ़ाता है, कोई नारियल फोड़ता है, कि चॉइस मिल जाए। तो उस टाइम पे सब भक्त बन जाते हैं टुवर्ड द एंड। तो उस टाइम पे जो है मैंने अप्लाई किया था ईएमई के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरा टेक्निकल एप्टीट्यूड था और बिट्स पिलानी में भी पढ़ चुका था मैं। जी, बट वहाँ पे भी वो वैकेंसी उस टाइम पे हमारे बैच में बहुत कम थी। 4 या 5 की वैकेंसी थी ईएमई की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स। इंजीनियर्स, तो फिर दे सेंट मी इनटू द आर्टिलरी। तो ओके, इसीलिए आई गॉट कमीशन इनटू द आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब आ गए आप मशीनों के पास। एक रास्ता जो आपको चाहिए था, इंजीनियरिंग मशीनरी, आपने मशीनों ने आपको बुला ही लिया। तो सर जब ये एयरफोर्स में भी जो आपको शौक था टू फ्लाई, वो भी एक बार आप फ्लाइंग का भी आपको मौका मिला एरोबी के टाइम पर? तो आर्टिलरी में जब मैं गया था 5 साल के लिए मैं आर्टिलरी में रहा। जी, आर्टी में एक विंग होता है एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट का, अच्छा, जिसमें हेलीकॉप्टर फ्लाइंग होती है। तो मैंने कहा कि चलो वो हम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज पीएबीटी तो मैंने पास कर लिया था। पीएबीटी ज़िंदगी में एक ही बार होता है। अच्छा, आप सेकंड टाइम नहीं कर सकते हो? नहीं, पहले ही बार, एक ही बार ज़िंदगी में एक अफसर को, कैडेट को, किसी को मौका दिया जाता है। अगर पहली बार पास कर लेता है तो एक्सेप्ट हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए। ओके, अगर नहीं करता उसका वो बार बार प्रैक्टिस करके कोचिंग करके आप नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। तो पीएबीटी ऑलरेडी पास था। तो उसके बाद मैं गया, फिर से कुछ मेडिकल का इशू हुआ दोबारा, और उन्होंने कुछ ऑपरेशन वगैरह किया, तो उन्होंने फाइनली बोल दिया कि जो है आपको हम आर्टिलरी मतलब एयरफोर्स तो इवन फॉर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर से उन्होंने ये भी लिख दिया कि आपको जो है यू हैव टू अवॉइड एक्सपोजर टू लाउड नॉइजेस। अच्छा, तो दैट वाज अ न्यू क्लॉज व्हिच हैड बीन पुट। अगर वो लाउड नॉइजेस नहीं होगा, आर्टिलरी में तो पूरा ही लाउड नॉइज है, पूरा ही खूब लाउड सारा गन फायरिंग, यही मैं करता रहा हूँ पूरी ज़िंदगी वहाँ पे 5 साल। जी, तो फिर मैंने बोला कि अगर मैं लाउड नॉइज से मेरे को अवॉइड करना है, फिर तो आर्टिलरी में ही नहीं रह सकता, बिल्कुल, फिर मेरा वहाँ पे कैरियर ही खत्म है। देन आई हैड टू अप्लाई। मैंने बोला आप बताइए, अब मेरे को आर्मी हेडक्वार्टर पर लिखा कि मेरा तो अभी यहाँ पे कैरियर खत्म है, आप बताइए, आई वाज बिट्स पिलानी स्टूडेंट, तो मेरे को वापस इंजीनियरिंग दीजिए, जी, क्योंकि मैंने ईएमई का ही मेरा चॉइस था इन आईएमए ऑल्सो। तो उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह चेक किया होगा, क्योंकि जो बोला है सही बोला है। तो फाइनली उन्होंने जो है मेरे को ईएमई का 85 में जो है दे गेव मी ऑप्शन ऑफ ईएमई। उसमें भी थोड़ा सा एक तमाशा हो गया था कि व्हेन आई गॉट मैरिड, 85 में के एंड में मेरी शादी भी हुई थी। अच्छा, तो मेरी जब शादी हुई थी तो माय वाइफ मैरिड अ आर्टिलरी ऑफिसर। अच्छा, और शादी के ही दौरान वो सिग्नल आ गया, जब मैं शादी का छुट्टी ले रखा था, जी, उसी शादी के छुट्टियों के दौरान मेरी सिग्नल आ गया कि आपका ईएमई बन गया। तो माय फादर इन लॉ, माय वाइफ वाज फीलिंग कि तुमने मेरे को धोखा दे दिया कि तुम आर्टिलरी में थे पहले, अभी तुम ईएमई में चले गए। तो मैंने कहा तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे ईएमई मिल गई। तो दैट इज हाउ इट। तो फाइनली घूम घाम के 5 साल के बाद 1986 में आपको आपका चांद मिल गया, मशीनों की तरफ आ गए आप। ईश्वरन सर के साथ बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। साहस, शक्ति, शौर्य जिसका विधान रहे, ऐसे मेरे देश की सेना का क्यों न हृदय में सम्मान रहे। ब्रेक के बाद आप सबके साथ हम वापस जुड़ते हैं मेजर जनरल के ईश्वरन सर से और जानते हैं सर के जीवन के कुछ रोचक किस्से, कुछ साहस भरे कारनामे। तो सर, आपके कमीशन सर्विस के दौरान कैसे कोई एक ऐसी परिस्थिति जब आपकी सारी कुशाग्रता, जो कहते हैं कि पुट टू टेस्ट, तो ऐसे कोई ऑपरेशंस वगैरह सर जिस टाइम पे आपकी सारी जो भी आपकी प्रैक्टिस थी, आपके टीममेट्स थे,
सब कुछ आपको लगाना पड़ा हो? दो मेजर ऑपरेशन जो मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, जी एक तो शादी के तुरंत बाद ही था। जी शादी के 1 साल के बाद ही जो है ऑप ट्राइडेंट हुआ था। जी जब आप लोगों को याद होगा कि अब्दुल सत्तार वगैरह भी आया था पाकिस्तान से, वो मीटिंग वगैरह हुआ था, जी तो उस टाइम पे तो पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जी हम लोग सब डिप्लॉय हो चुके थे बॉर्डर में। जी हम पठानकोट से पंजाब बॉर्डर में डिप्लॉयड थे, जी तो हम गड्ढे वगैरह भी खोद दिए सब लोगों ने। जी उस जी टाइम पे जो है लोगों को बताना नहीं पड़ा। नॉर्मली उनको गड्ढे खोदने के लिए जो है पुश करना पड़ता है जी जवानों को, जी बट जब ऑप टरेंट में इतना माहौल सीरियस हो चुका था जी कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, फटाफट अपने आप ही लोगों ने जो है गड्ढा वड्ढा खोद के सब तैयार हो गए। और जितने भी गांव से लोग थे सब खाली कर दिए, हम लोगों ने सब बॉर्डर पे कवर कर लिया था। जी और हम तो वैसे भी ईएमई में थे, तो हम लोग थोड़े से पीछे थे, बाकी इन्फेंट्री वाले सब आगे थे। आगे थे। तो वो एक था जब स्टेट काफ़ी टेंस था वो माहौल। जी और शादी भी मेरी नई नई हुई थी, तो मैंने भी वाइफ को गुड बाय कर दिया कि मैंने कहा देखेंगे अगले जन्म में मिलते हैं, कब मिलते हैं। शी ऑल्सो मे नॉट एक्सपेक्टेड जी कि इतनी जल्दी ये आर्मी में जाना, मतलब लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था वो। जी उस टाइम पे हमें बटालियन को तैयार करना और डिवीजन को भी तैयार करना। मैं उस टाइम पे ईएमई बटालियन में था, एजुटेंट था, जी कैप्टन था। जी तो काफ़ी हम लोग मेहनत करते थे और पूरे डिवीजन का इक्विपमेंट वगैरह तैयार करने में, जी और पूरे जवानों का सबका अच्छा जोश था जी और पूरी तरह लड़ाई के लिए सक्षम थे। जी बट फिर वो जो है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुए जी और वो जो है कॉल ऑफ हो गया, Call off। वो लड़ाई प्रॉपर हुआ नहीं। जी जो अगला जो मेजर ऑपरेशन था वो मेरे कमांड के टाइम पे था, ऑप पराक्रम। जब मैं आर्मर्ड डिवीजन में था, जी तो उस टाइम पे हम लोग फलोडी जैसे जगह है, फलोडी एक नाम है राजस्थान में, जी बीकानेर के आगे है। जी तो वहाँ पे वेरी क्लोज टू इंडो पाक बॉर्डर। तो वहाँ पे कम से कम 1 साल हम रहे। अच्छा। वो तो आपको याद होगा पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ था ये। 2001। तो उसमें हम 2 या 3 बार जो है पूरा तैयारी करके हम लोग लॉन्च होने वाले थे। और पूरा हमने सारे टैंकों को तैयार किया। और आर्मर्ड में तो काफ़ी टैंक होते हैं, तो काफ़ी उन टैंकों को 100% तैयार करना, गाड़ियाँ, इक्विपमेंट, गन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, काफ़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी उस टाइम पे मेरे बटालियन में कम से कम 2000 लोग थे। जी और मेरे पास, मेरी बटालियन इतनी बड़ी थी, ईएमई बटालियन, जी कि उसमें 50 तो अफसर थे। बाकी 50 अफसर किसी रेजिमेंट यूनिट में नज़र नहीं आता है। नहीं आते हैं। 50 अफसर थे और 2000 ट्रुप्स, एंड वेरी लार्ज स्प्रेड। जी तो सारा इक्विपमेंट हम लोगों ने तैयार किया। और 2 बार ऐसे मौके आए थे जब बिल्कुल तैयार थे एंड लोगों का अच्छा जोश था कि भाई मतलब कूच करना झंडा ही गाड़ है। देना है, लोगों को हम सबक सिखा देंगे। जी बट अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड मे बी बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक दिस थिंग, जी and the politician decided that we will not actually launch for a war, although we are fully prepared. And that was also called off. So that was again very very motivating time and high spirits उस time पे we had. जी And लोगों में काफ़ी जोश था and कोई किसी को कोई डर नहीं था, सब तैयार थे जाने के लिए। उनको इनफैक्ट दुख हुआ कि हम जो है लड़ाई नहीं कर सके। लड़ाई। So that was the 2 major operations. जी। उसके बाद तो खैर बाकी छोटी मोटी तो खैर होती रहती हैं। These are the 2 major. तो सर, जो ये जोश की भावना आप बता रहे हो कि सैनिकों में जोश तो होता ही है, तो आपने मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स भी कंडक्ट करवाए थे सर। तो कैसे आपने सारे विश्व की सेना को उन खेलों की भावना के साथ जोड़ा? हाँ, मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में उस टाइम पे मैं ईएमई सेंटर में था। जी तो हम लोगों को 2-3 इवेंट दिया हुआ था। अच्छा। और एक्चुअली वो GOC 54 डिवीजन ओवरऑल कोऑर्डिनेट कर रहे थे, काफ़ी गेम हुए थे। तो हमारे सेंटर में 2-3 इवेंट हम लोगों को बोला था करने के लिए। जी एंड उस टाइम पे टाइम वाज वेरी शॉर्ट एंड वी रियली हैड टू वर्क हार्ड। एंड काफ़ी मेहनत करके हम लोगों ने वो स्टेडियम बनाया, जैसे वॉलीबॉल स्टेडियम बनवाया अच्छा। और एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया वहाँ पे, 2-3 तैयारी किया। तो उसमें दिन रात मेहनत करना पड़ा, सो मच हो कि हम लोग रात रात जो है स्टेडियम को के कंस्ट्रक्शन के टाइम में वहीं पे सोते थे, क्योंकि टाइम नहीं था और वर्कर्स को मोटिवेट करना था, क्योंकि सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना था। जी तो हम लोगों ने रात को बिस्तर ही वहाँ लगा लिया अच्छा। कि घर से खाना आता था, बस हम वहीं पे सोते थे हाँ। और काम करवाते थे ताकि वो जो है काम कंप्लीट हो। तो काफ़ी मेहनत किया था। जी तो उस टाइम पे आर्मी कमांडर ने काफ़ी अवार्ड दिए थे, उसमें मेरे को भी जो है वो GOC-INC कमेंडेशन मिला था।
और ऑप पराक्रम के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन के लिए हाँ, भी। ऑप पराक्रम के बाद जीओसी वाज वेरी हैप्पी एंड अबाउट दी बिकॉज हमने काफ़ी मोर देन 90-95% इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी इंश्योर करी थी। तो उस टाइम पे ही रिकमेंडेड मी फॉर आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन, तो वी गॉट दैट। सर ये प्रोक्योरमेंट का जो, जैसे आप लोगों का जो डिपार्टमेंट ईएमई में आप देखते थे, वहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का डिपार्टमेंट भी देखना होता है, तो उसमें सर पहले के प्रोक्योरमेंट्स में और अभी जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का भी कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो कहीं अंतर आया है सर डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सप्लाईज पर? नहीं, ईएमई में हम लोग बेसिकली रिपेयर का काम करते हैं, जी। तो स्पेयर्स आर सप्लाइड बाय द ऑर्डिनेंस, और बीच में थोड़ा बहुत हम लोकल परचेज भी करते हैं। और जैसे मैं टैंकों से इन्वॉल्व था, तो टैंकों के ज़्यादातर स्पेयर हम लोगों को जो है HUF आवड़ी से मिलते थे जी। और आवड़ी इन टर्न यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम रशिया। बट उसमें भी जो है काफ़ी लोकल वेंडर्स डेवलप किए थे जी। तो अभी जो आत्मनिर्भर का इन्होंने शुरू किया है वो बहुत अच्छी बात है जी। उसमें काफ़ी लोकल वेंडर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है जी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है लोकली बन रही हैं। हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेके बेल है जी। बेल भी कई चीज़ें बना रही हैं जी। और मेडक में है और जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो लोग भी बना रहे हैं जी। बट इसके अलावा जो प्राइवेट कंसर्न्स हैं जैसे भारत फोर्ज है, आपका L&T है और भी कंपनियां हैं और भी स्मॉल टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी काफ़ी कुछ बना रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स बहुत इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे को भी रिटायर हुए अभी 8 साल हो गए हैं जी। और टैंक जब मैं ओवरऑल कर रहा था वो 2010 to 12 में था वो जी। काफ़ी साल हो गए उसको भी। जी। उस टाइम पे वी ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेयर्स एंड इसलिए जो है कभी कभी हमारा ओवरऑल में टारगेट मिस होता था। आपका बट नाउअडेज जो है आई एम श्योर बिकॉज ऑफ दिस आत्मनिर्भर थिंग कमिंग इन, जी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस विल बी वेरी हाई एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू मीट द टारगेट। क्योंकि अभी जो भी लेटेस्ट में ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, जैसे अभी सिंदूर हुआ, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत, ये जो सैनिक सेना के वाहन होते हैं उन सब में बहुत हमको देखने को मिला है, मिसाइल्स हो गया या कोई भी चीज़ आकाश का जैसे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और योगदान जो ये आने वाली युवा पीढ़ी भी है ये भी बहुत दे रही है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले ऐसा होता था कि 12वीं के बाद गिने चुने कोर्सेज होते थे, अब आज का युवा चाहता है कि वो भी सेना की तरफ के ऑप्शंस को देखे। और जैसे आपने बताया कि बीटेक की कोचिंग के लिए ये कॉलेजेस भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बीटेक ही ज्वाइन करने के टाइम पे सेना से जुड़ सकते हो ताकि आपका करियर और सेफ रहे, आप देश के लिए सेवा कर सको। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके अनुभव। हम जानते हैं कि हमारे दर्शक और श्रोता जो भी हैं आपके अनुभवों से सीख ले रहे होंगे, कुछ प्रेरणा ले रहे होंगे। तो सर आफ्टर बीइंग मेजर जनरल, तो आपका अगला जो आपको कमेंडेशन मिला था विशिष्ट सेवा मेडल, तो उसकी यात्रा बताइए सर। हाउ व्हाट मेड यू एलिजिबल फॉर दैट विशिष्ट सेवा मेडल? As a Major General, I was in Eastern Command. जी। I was the MGME there, जी। responsible for the repair cover and recovery cover to the entire 7 states. 7 states. तो ईस्टर्न कमांड में पूरे 7 प्रदेशों का, 7 सिस्टर्स कहते हैं उनको, जी। तो उसकी जिम्मेदारी थी। एंड एरिया इज़ वेरी वेरी वास्ट, पहाड़ से पता नहीं ऊंची पहाड़ियाँ, चाइना बॉर्डर भी था वहाँ पे, बांग्लादेश का भी बॉर्डर था जी। ऊंची पहाड़ियों से लेके प्लेन्स, एवरीथिंग वाज कवर्ड। जी। So that was again a very very tough for the corps of EME to maintain equipment at that altitude. There were tanks at 15,000 feet also, and there also you have to work on the equipment and all sorts of problems because of the weather, rainy weather and all that. बड़ा फर्क पड़ता था जी। रणनीति जब आप बनाते हो तो आपको सबसे पहले जो भौतिकी है, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस है, जैसे आप बता रहे थे कि अगर माउंटेन साइड्स हैं तो आपको अलग बनानी है अपनी रणनीति, जब आप प्लेन एरिया में हो तो अलग बनानी होती है। टेरेन पे बहुत डिपेंड करता है जी। एंड टेरेन काफ़ी डिक्टेट करता है कि किस तरह से हम सपोर्ट दे पाते हैं। जी। तो उसमें वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस विच आई हैड इन ईस्टर्न कमांड वाज कि दूर अंदाज जगह थे, दूर दूर तक जगह फैले हुए थे। उसमें कभी कभी ये होता था कि हमें जो है ओरिजिनल स्पेयर नहीं मिलते थे, जैसे मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, जी। इनकी तो जनरली गाड़ियां हैं, बाकी तो रशियन इक्विपमेंट तो इम्पोर्टेड आ रहा है।
तो ये जो रूटीन में हमारी गाड़ियाँ इंडिया में भी बन रही हैं, उनके भी हमें जो है ओरिजिनल स्पेयर नहीं मिलते थे। अभी ये रिमोट एरियाज में क्या है, अगर जैसे गाड़ी खराब हो गई है और कल तक उसको तैयार करना है, तो हम कहीं लोकल वेंडर से भी ऑर्डिनेंस और ईएमई वाले सामान ले लेते थे जी। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको नकली माल देता है, नकली एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, और जो गाड़ियों के छोटे मोटे पार्ट, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, वो नकली मिल जाता है। और हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से जो है हम ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि दूर था, वो कनेक्टिविटी से कम थी। उससे क्या होता था कि आप नकली पार्ट डालेंगे तो आप देख सकते हैं गाड़ियों में क्या हाल होगा। फ्यूल फिल्टर ही अगर गंदा है, खराब है, और एयर क्लीनर खराब है, तो गाड़ियों को इफेक्ट करेगा वो। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर हमें आर्मी कमांडर से बात करना पड़ा। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए जी, अगर टैंक गाड़ी जो है खड़ी रहे, 1 महीना खड़ी रहे, जी, हम जो है नकली माल नहीं डालें, चाहे कुछ भी हो जाए। जी। तो मैंने फिर सभी लोगों से, फॉर्मेशन कमांडर से भी बात किया कि आपको जो है ईएमई की सपोर्ट करनी है। अभी आप प्रेशर डालेंगे कि 2 दिन में गाड़ी दो, जी, तो फिर वो नकली माल को डालना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप हमें एक्सेप्ट करिए, कोई अभी आग नहीं लगी है, कोई लड़ाई तो हो नहीं रही है, जी, तो आप जो है थोड़ा शांत रहिए। 1 महीना भी अगर गाड़ी खड़ी रहे, बट मेरा ये है कि ओरिजिनल डालना है। ओरिजिनल डालने का फायदा ये होता है कि एक तो पहली बात, कॉस्ट उसका डबल होगा, बट उसकी लाइफ जो है 10 टाइम्स होगी ना। और गाड़ी को खराब नहीं करेगा। आप ये मानिए कि एयर फिल्टर आप गलत डुप्लीकेट डालते हैं, वो तो काम ही नहीं करेगा, इंजन डैमेज कर देगा पूरा, है ना। और जब आप ओरिजिनल डालेंगे, महंगा भी होगा, बट उसकी लाइफ तो इंजन की भी रहेगी ना। हर साल उसको चेंज करते हैं, 2 साल में चेंज करते हैं, उसकी लाइफ तो बनी रहेगी ना इंजन की। तो इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने फिर सभी लोगों से बात किया, आर्मी कमांडर से बात किया, और लोगों को मोटिवेट किया कि हमें जो है ये जो बुरी आदत हमारी हो गई थी, लोकल लेके लगा दो, वो हमें रोकना है। तो दैट इज, और ये काम बोलने में आसान लग रहा है, ग्राउंड पे इतना आसान नहीं होता है। सबको मनाना बहुत मुश्किल होता है, कोई मानते नहीं है, और मतलब उनको चेंज ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो उसमें बहुत मेहनत किया था मैंने ओरिजिनल इक्विपमेंट स्पेयर्स के लिए। तो देन फाइनली वी कुड सक्सीड टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड देन आई ऑल्सो मोटिवेटेड दी कंपनीज टू कम फॉरवर्ड। ऑल दी जो कंपनीज है ना, उनके साथ में रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, एंड दे मोटिवेटेड देम आल्सो टू कम फॉरवर्ड टू कम एंड सप्लाई स्पेयर टू रिमोट एरियाज। तो दैट से काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ इक्विपमेंट का। तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट आर्मी कमांडर फाइनली रिकमेंडेड मी फॉर द विशिष्ट सेवा मेडल। प्रशंसा करते हैं और आपको आभार करके नमन करते हैं विशिष्ट सेवा मेडल जो आपको मिला उसके लिए। तो सर, उसके बाद T90 जो रशिया से प्रोक्योर किया जाता है, तो उसकी ओवरहॉलिंग का भी जो एक बहुत बड़ा आपका एक रोमांचक सा वो याद है आपकी, तो T90 के ओवरहॉलिंग का क्या रहा सर? वो उस टाइम पे मैं ब्रिगेडियर था बेस वर्कशॉप में दिल्ली में। तो हम लोग बेसिकली T72 टैंक का ओवरऑल कर रहे थे। अच्छा। और तब तक T90 को आए भी 10-12 साल हो चुके थे। और उसकी लाइफ होती है अप्रॉक्स? हर एक टैंक की लाइफ जो है करीब 32 साल हम मानते हैं। अच्छा। बट हम लोग जो है उसको आगे हम खींचते रहते हैं, बिकॉज पैसे की कमी की वजह से हम नए नए टैंक खरीद नहीं पाते। तो 30-40 से कभी 40 साल तक भी जाता है। जैसे विजयंत भी था, काफ़ी साल था जी। और T55 भी बहुत साल रहा, T72 भी हम लोगों ने काफ़ी साल खींचा। तो लाइफ ऑफ अ टैंक इज नॉर्मली एज स्टिपुलेटेड एज पर पेपर इज 32 ईयर्स। उस 32 ईयर्स में उसका जो है इंटरवेंशन होता है। एक मीडियम रिपेयर होता है, फिर ओवरऑल होता है, बीच में 1 या 2 ओवरऑल होते हैं, ताकि उसकी पूरी लाइफ मतलब 100% एफिशिएंट रहे पूरे 32 साल जी। तो उसमें T72 का तो हम ओवरऑल कर ही रहे थे। तो T90 को भी आए हुए 11-12 साल हो चुके थे जी। तो उसके लिए हमें जो है फिर उसका 13-14 साल में ओवरऑल प्लान करते हैं जी। तो रशिया में भी कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, रशिया में भी ओवरऑल नहीं हुआ था। नॉर्मली हम लोग रशिया पे डिपेंड करते हैं कि ओवरऑल स्केल हमें देगा, ओवरऑल के डॉक्यूमेंट देगा जी। तो वहाँ भी नहीं हुआ था, तो उनके पास भी कुछ नहीं था। तो हम लोगों को T90 को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ा, कंप्लीट ओवरऑल उसका डॉक्यूमेंट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस ऑफ रिपेयरिंग, बट ओवरऑल का एक्सपीरियंस हमें नहीं था जी। तो पूरे टैंक में 30-40 हज़ार पार्ट्स होते हैं, सबको खोल के अलग करना। फिर उसकी थोड़ी T72 और T90 में काफ़ी सिमिलरिटी है, T90 और T72 में जी। लेकिन फिर भी जो है उसको हमें कई चीज़ें उसमें एडवांस्ड है जी। तो उसके लिए उसको दोबारा उसके डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके स्केल्स बनाना जी, और उसका एक नए तरीके से, इट्स ए न्यू इनोवेटिव थिंग, पहली बार कर रहे हैं हम जी। तो काफ़ी ऑफिसर्स ने, JCOs ने, जवानों ने, हम सब ने दिमाग लगा के काफ़ी मेहनत करके करीब 1 साल हम लगे रहे उसके ऊपर।
उसके बाद फाइनली हम लोगों ने 2 टैंक ओवरऑल किए एज ए पायलट ओवरऑल। जी। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब हम उसको बबीना ले गए, दिल्ली से हम बबीना ले गए। बबीना में फील्ड फायरिंग रेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे फायर करके देखा, तभी ये तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट ना। या फाइनली जब फायर किया तो बिल्कुल बैंग ऑन द टारगेट लगा। 2-3 राउंड हम लोगों ने फायर किए थे, जी। तो बड़ी खुशी हुई। उस टाइम पे हमारे डीजीएमई साहब भी हमारे साथ थे, जी। तो दैट वाज अ बिग हैप्पीनेस दैट फाइनली 1 साल की मेहनत जो है रंग लाई कि हमें जो है टारगेट पे जो है अचीवमेंट हो सका। हाँ। मेजर जनरल के ईश्वरन के साथ बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। होगा बदन सभी का खाक आज या के कल, होगा बदन सभी का खाक आज या के कल, देखेंगे उम्र किसकी कितने नाम ने पाई। चमेली कार्यक्रम के ब्रेक के बाद के संस्करण में मैं वर्षा वापस से आप सबका स्वागत करती हूं और हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे मेजर जनरल के ईश्वरन सर के साथ। आपकी कमीशन सर्विस को आपने खूब जिया है, आपने एक संतोष भरा जीवन जिया है जब आप कमीशन थे सर्विस के टाइम पे आपके। सर आपने बहुत कई सारे पहलुओं को आपने छुआ है, पर कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ सर जो कहते हैं ना कि जुनून जैसा कि नहीं ये चीज़ जो है ये मैं आज सर्विस में हूँ तो भी मेरा मोटो ये है और सर्विस के बाद भी अगर मैं कुछ काम करूँगा तो मैं इसी फील्ड में काम करूँगा, तो ऐसा कोई पहलू सर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया एंड शुक्रिया, वेरी गुड। आई एम रियली पैशनेट अबाउट वैल्यू सिस्टम, मतलब ईमानदारी, वफादारी और जो इंटीग्रिटी वाली बातें हैं, इसको मेरे को बचपन से ही जो है इसमें काफ़ी पैशन था जी। समाओ लगता है मुझे ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है। जी। इवन स्कूल में भी और ट्रेनिंग के टाइम पे भी मुझे कभी कोई गलत काम करते हुए किसी को देखता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जी। तो आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डूइंग द राइट वे। जी। तो इसलिए मैंने आर्मी में आने के बाद जब मैं थोड़ा सीनियर हुआ जी। तो मैंने काफ़ी इस तरह के लोगों से दरबार में बात करना रेगुलरली, और लोगों को अफसरों को जब मैं लेक्चर देता था, क्योंकि आप फौज में तो हर महीने दरबार प्रोग्राम करते हैं, जवानों से बात करते हैं, सैनिक सम्मेलन करते हैं। अच्छा। तो उनको मैं उसमें वैल्यू सिस्टम की बातें करता था। जी। उसके बाद मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं ब्रिगेडियर बना, जी। जब मैं दिल्ली में था जी। और मेरे साथ हमारे जीओसी दिल्ली एरिया भी थे जनरल मानविंदर सिंह जी। तो उस टाइम पे हमें आइडिया आया कि हम कुछ इस लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं। जी। तो हमने फिर एक सेमिनार प्लान किया नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग। अच्छा। और उसमें हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इनवाइट किया। जी। एंड ही गेव अ टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट जी। एज अ बिग सेमिनार ऑन बेसिकली ऑल्सो टीचर्स डे। Yes. वो दोनों को कंबाइन करके हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू सिस्टम इन एजुकेशन, हाउ द टीचर्स कैन मोटिवेट, उसका बहुत बढ़िया उन्होंने स्क्रिप्ट हम लोगों को दिया, उस दिन लेक्चर भी दिया। जी। एंड दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल सेमिनार बिकॉज उसमें हमने दिल्ली के सारे जो आर्मी के अंडर स्कूल्स थे, जी। 12 के करीब केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल जितने भी थे, 12 स्कूल्स में थे, जी। तो सारे स्कूल के बच्चों को और दिल्ली एरिया के ऑफिसर्स को सबको बुलाया था। जी। उस सेमिनार के बाद जी। हमने एक अच्छा इनोवेटिव प्लान किया जी। कि एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जी। इन ऑल द स्कूल, 12 स्कूल्स। ठीक है। नॉर्मली अवार्ड क्या होता है कि स्कूलों में एजुकेशन के लिए, नंबर के लिए, उसको अच्छे मार्क्स के लिए प्राइज मिल जाता है, जी। या स्पोर्ट्स में मिल जाता है, मिल जाता है, बट उसके चरित्र के लिए कुछ नहीं मिलता है। देयर नथिंग लाइक कैरेक्टर। जी। तो हमने एक कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस अवार्ड बनाया। अच्छा। हर स्कूल में वी यूज्ड टू गिव 3 मेडल्स इन एवरी स्कूल। जी। और हमारे जीओसी ने बोला कि अगर हम ये चरित्र के ऊपर हम अवार्ड दे रहे हैं तो इट हैज टू बी प्योर सिल्वर मेडल, सिल्वर कोटेड नहीं होगा। अच्छा। तो हमने प्योर सिल्वर मेडल बनवाया। जी। और हर स्कूल में 3 बच्चों को कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस का अवार्ड दिया। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा जी। और स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, रीजनेबली गुड, और उसका चरित्र भी अच्छा होगा, उसके लिए हमने प्रॉपर एसओपी बनाई, जी। कैसे इवैल्यूएट करना है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी यूनिक अवार्ड। जी। इनफैक्ट ये अवार्ड जब हम लोगों ने प्लान किया, हमने दिया, इसके कई सालों के बाद, रिटायरमेंट के बाद, इनफैक्ट मैंने वो पिक्चर देखी श्री 420 राज कपूर वाली। अच्छा। उसमें मैंने देखा वो ईमान मेडल मिलता है। तो आई वॉज अ लेट कमर, थोड़ा सा पिक्चर में लेट देखा, तो आई वेरी हैप्पी कि वो पिक्चर में भी उन्होंने ईमान मेडल करके कुछ दिया है। तो ये भी एक तरह का ईमान मेडल था। जी। तो दैट वाज वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड। एंड उसको देखी हमने जो है मेरे बेस वर्कशॉप में भी हमने किया।
मेरे बेस वर्कशॉप में कम से कम 2000 सिविलियन थे, ऑल्दो हम आर्मी में थे, जी, बट दैट बेस वर्कशॉप इज लाइक एन इंडस्ट्री। उसमें सिर्फ 250-300 फौजी होते हैं, बाकी पूरे सिविलियन होते हैं। सिविलियंस होते हैं। और वर्कशॉप जो टैंक ओवरऑल का होता है पूरे सिविलियन के बुते पे ही चलती है वो। अच्छा। एंड वो परमानेंट वहाँ रहते हैं और उनका पोस्टिंग होता नहीं है, तो उनको नॉलेज एक्सपीरियंस काफ़ी होता है क्योंकि कई सालों से वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों में भी मैंने जो है ये इंस्टीट्यूट किया कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस अवार्ड। तो सिविलियंस में से हमने 10 लोगों को चुना और उसमें से हमने 3 शॉर्टलिस्ट किए। तो इतने अच्छे अच्छे लोग उसमें नजर आए। कहते सर हमें बहुत खुशी है कि आपने जो है हमारी ईमानदारी को रिस्पेक्ट किया जी। और हम जो है इतने सारे उसमें लोग हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ काम करने के लिए काम कर रहे हैं जी, कोई और हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम काम शुद्ध इच्छा के साथ काम कर रहे हैं। तो दैट वाज वेरी गुड एंड बेस्ड ऑन दैट देन लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू ईएमई सेंटर आल्सो भोपाल में, वहाँ भी मैंने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया। तो दैट वाज मोटिवेटिंग पीपल टू रियलाइज कि हाँ कैरेक्टर और चरित्र की भी कोई महिमा है। बिल्कुल सर, कि वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है इंसान के ना। हमारे जवानों में अगर ये बात आ जाए, पैट्रियोटिज्म की बात आ जाए कि हम अपने ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जी जो हमारे देश के हित में ना हो जी, तो फिर आज हमारा देश जो है कहीं अभी ऑलरेडी खैर चांद पे पहुंच गया है, ये दुनिया में नंबर 1 हो सकता है जी। बाद में जब मैं बड़ौदा में गया तो आई टुक इट 1 स्टेप अहेड। बड़ौदा में जाने के बाद आई वाज अ कमांडेंट ऑफ अ कैटेगरी एस्टैब्लिशमेंट। वहाँ पे सारे यंग ऑफिसर्स जो शुरू में कमीशन होके आते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, बाकी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे मैंने एक 7 हैबिट्स का प्रोग्राम कराया, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत बढ़िया किताब है जी, इसको आप भी अवश्य पढ़ना जी। इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, हाउ टू लिव अ गुड एंड अ बैलेंस्ड लाइफ बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड कैरेक्टर। तो वो किताब का एक 20 आवर का प्रोग्राम होता है जो वो कंपनी कराती है, फ्रैंकलिन कोवी करके एक कंपनी है जी। 20 घंटे का प्रोग्राम कराती है जी। तो वो प्रोग्राम मैंने सभी ऑफिसर्स को कराया, कम से कम 20 या 22 हमने प्रोग्राम वहाँ पे कंडक्ट किए और 400-500 अफसरों को ट्रेन किया उसमें। तो दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू देयर लाइफ। So that was one thing very good which I'm very happy and satisfied कि in my life I could do that. And after retirement also I am continuing the same thing. After retirement I have written a concept paper on moral infrastructure development program. Moral infrastructure. I am focusing on moral infrastructure development program of the country. Suppose जैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जानते हैं, ब्रिज हो गया, मेट्रो रोड बन रही है, डैम बन रही है, सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेट्रो बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज अ स्किल, इट इज अ मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल नॉलेज, जैसे डॉक्टर का स्किल होता है, थिंग लाइक दैट। बट इन दोनों के अलावा देयर इज समथिंग नोन एज मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। जैसे आपने एक हॉस्पिटल खड़ा कर दिया जी, और हॉस्पिटल की बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी जी, उसमें आपने डॉक्टर वगैरह सब कुछ दे दिए, तो वो डॉक्टर वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डॉक्टर इंजीनियर में डॉक्टर जो काम कर रहे हैं अगर उसमें चरित्र नहीं है, अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं और लूट मचा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल का कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं। उसमें भी वो कैरेक्टर चाहिए कि डॉक्टर हैज टू डू हिज जॉब वेरी ऑनेस्टली, ओनली देन विल द पेशेंट बेनिफिट। So that is why moral infrastructure is very very important. So that is the thing I am right now focusing on. So this is something I am very passionate about. And even after retirement I am working on that. इसके अलावा जो है मैंने फिर रिटायरमेंट के बाद I was more into social service. I want to do more on social service. And इसलिए मैंने एक वेबसाइट बनाया है www.helpandserve.in. जी। ये सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। It is like a Facebook page. Anybody can come on that and request for any kind of help. जैसे कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम हुआ था कि दिल्ली में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके पेरेंट्स अफसर है कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स का, और उसके हैदराबाद में अगर उसके पेरेंट्स फंसे हुए हैं एंड ड्यूरिंग कोरोना वी कैन नॉट ट्रैवल, तो यू कैन पुट एनी रिक्वेस्ट ऑन दैट कि मेरे माँ बाप को दवाई चाहिए या कुछ सामान चाहिए, तो एनीबडी फ्रॉम सिकंदराबाद कैन जस्ट ड्राइव एंड गिव इट। तो इट वाज दैट वाज द मेन आइडिया एंड इट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। अब जो हमारे फौजियों के बीच में एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है जी, उसके बेस के ऊपर। और उसके बाद भी इवन नाउ एनीबडी वांट्स एनी काइंड ऑफ हेल्प वी कैन पुट ऑन दैट एंड पीपल हु आर इन द डिफरेंट प्लेसेस, जो दूसरे लोग शहरों में हैं, वो उसकी मदद कर सकते हैं। ये एक जो बोलते हैं ना सर कि दिमाग से एक सिक्योर फीलिंग आती है कि जब आपको लगता है कि नहीं, जब मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और कोई एक ऐसा ग्रुप है जो मेरे परिवार की मदद कर सकता है जब मैं वहाँ नहीं हूँ। तो ये बहुत अच्छा आपका एक प्रोजेक्ट आप चला रहे हो सर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ इस आपके ग्रुप के लिए। और आप पोस्ट रिटायरमेंट एक पेंटर हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं सर, आप
उस शौक को भी आप बनाए रखे हुए हैं। हाँ, मुझे कलाकारी का भी काफ़ी शौक है, जी तो काफ़ी इंस्टीट्यूशन में यहाँ लोकल में काफ़ी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, जी तो जी उसको भी मैंने जी। शौक रखा है। सर आपके लिए तो हम 2 पंक्तियाँ यही कह सकते हैं कि उसके साहस के संदर्भों की व्याख्या आसान नहीं, क्योंकि आपकी हिम्मत है, सैनिक स्कूल में नहीं हुआ तो एनडीए में, एनडीए में से फिर आपको एयरफोर्स में नहीं हुआ तो नेवी, आर्मी, और आपने जो चाहा था वो आपने पाया। तो आपकी जो हिम्मत है उसको हम सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि उसके साहस के संदर्भों की व्याख्या आसान नहीं, जिसने भी कोशिश की अपना ज्ञान भूल कर बैठा है। तो ये हमारी तरफ से आपको समर्पित पंक्तियां हैं सर। तो सर, दूरदर्शन के माध्यम से आप हमारी ये जो युवा पीढ़ी है इसको कुछ आप संदेश देना चाहोगे सर? अवश्य। जी सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज देश में हमारे इतने सैनिक, आपने सबने सुना है, कारगिल हो गया, सिंदूर हो गया, और भी कितने सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, जी इतने सोल्जर सैनिक अपना बलिदान दे रहे हैं देश के लिए। जी तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस देश के उनके बलिदान के काबिल बने। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जी हमें एक ही काम करना है कि हम सब मिलकर कोई भी ऐसा काम ना करें जो इस देश के हित में ना हो। हमेशा अगर हम देश के हित को हम ध्यान रखते हैं जी और उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं, जी तो कोई भी काम गलत नहीं होगा और हम उस बलिदान को ऑनर कर सकते हैं। जी जी। राष्ट्रहित सर्वोपरि सोचकर आपको, अगर आप अपना काम करोगे तो यही आप, अगर आप युद्ध लड़ने के लिए सेना में नहीं हो, पर अगर आप अपने निजी जीवन में भी आप राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर चलते हो, तो आप एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हो। तो कुछ पंक्तियां कहूँगी कि हमारा जो सार हमने इतने इस आज के इंटरव्यू में सर से बातचीत के दौरान निकाला है कि अपना लक्ष्य सदा अपनी क्षमता से तनिक अधिक ले चलना, सरल सरल सांचे में ढलना, सीखे वीर कठिन में ढलना, और हिम्मत के आगे आते रहेंगे द्रोण के चक्र व्यूह जगत में, ज्ञान मिले चाहे किस भी अवस्था, अभिमन्यु सा लेते पलना। और इस तरह हम आ पहुँचे हैं हमारे आज के चमेली कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो सर, दूरदर्शन टीम यादगिरी की ओर से मैं वर्षा आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय हमें दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। तो अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ मिलेंगे चमेली के एक नए संस्करण में। तब तक के लिए नमस्कार।